नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 48वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम राज्यों के गवर्नर के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्यों के गवर्नर के बारे में आप एक बात स्पष्ट रूप से समझ लें कि जिस प्रकार के प्रावधान हमने राष्ट्रपति के बारे में केंद्र से रिलेटिव समझे, उसी प्रकार के प्रावधान राज्यों में गवर्नर के लिए होते हैं। यदि हम पूरे देश को एक राज्य के रूप में स्थापित करते हैं या राज्य के रूप में लेते हैं, तो पूरे राज्य का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति इसको रिप्रेजेंट करता है। यानी राज्य का सार्वभौमिक या महामहिम कहे जाने वाले राष्ट्रपति को यहाँ का सबसे बड़ा कार्यकारी अधिकारी कहा जाता है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम राज्यों की बात करें तो राज्य का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी किसको कहा जाता है? गवर्नर को कहा जाता है। तो सभी राज्यों के गवर्नर से रिलेटिव एक प्रकार के प्रावधान हमारे संविधान में दिए गए हैं, तो जिनके बारे में हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान, और जिसमें हम समझने का प्रयास करेंगे गवर्नर के बारे में, जिन्हें कि राज्यपाल के नाम से भी जाना जाता है। गवर्नर के बारे में एक बात आपको याद होनी चाहिए, गवर्नर राज्य का कार्यकारी अधिकारी होता है, यानी यह राज्य की कार्यकारी परिषद के अंतर्गत आता है। तो अब यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि राज्य की कार्यकारी परिषद के बारे में प्रावधान कहाँ पर दिए गए हैं। तो हमारे संविधान के भाग 5 में हमने केंद्र की परिषद के बारे में अध्ययन किया, केंद्र की जो कार्यकारी परिषद है उसके बारे में अध्ययन किया। और भाग 6 में जैसे ही हम आते हैं तो भाग 6 में बात होती है हमारे राज्यों की, और राज्यों की बात जहाँ पर हम करते हैं तो आर्टिकल आते हैं हमारे 153 से लेके 167 तक इनकी बात की जाती है। अब हम देखें कि राज्य की जो कार्यपालिका होती है इसके अंग कौन कौन से होते हैं, तो हम देख सकते हैं कि इसके सबसे प्रमुख अंग होते हैं जो गवर्नर, जिनके बारे में कि हम अध्ययन कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री की कैबिनेट, जो कि मुख्यमंत्री के द्वारा अपने कैबिनेट मंत्री अलग अलग प्रकार के विभागों के लिए चुने जाते हैं, तो उस कैबिनेट को भी इसमें शामिल किया जाता है। और एडवोकेट जनरल को भी यहाँ पर शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर आपने समझा कि राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत गवर्नर, मुख्यमंत्री की कैबिनेट और एडवोकेट जनरल आते हैं। अब हम देखते हैं कि केंद्र में जिस प्रकार राष्ट्रपति के लिए प्रावधान दिए गए हैं, उसी प्रकार के प्रावधान राज्य के परिप्रेक्ष्य में गवर्नर को दिए गए हैं। यानी यदि हम एक राज्य को एक देश के रूप में माने, तो इस देश का कार्य कौन कर रहा है? यानी हमारे जो हम राज्यों का संघ, यानी संपूर्ण भारत की बात करें और एक अकेले राज्य की बात करें जो कि जिलों का संघ कहलाता है, इसके अंतर्गत जिले आते हैं। और राज्यों का संघ कौन सा कहलाता है? हमारा केंद्र कहलाता है। यानी यहाँ पर हम भारत की बात कर रहे हैं। आप अपने राज्य को ले लीजिए, जिसमें मैंने यहाँ पर एमपी ले लिया, और यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर इंडिया को ले लिया। तो इंडिया के लेवल पर जो सबसे बड़ा कार्यकारी अधिकारी है वह हमारा राष्ट्रपति है। और राज्य की बात करें तो यहाँ पर वही कार्य कौन कर रहा है? हमारा राज्यपाल या गवर्नर कर रहा है। जिस प्रकार देश के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, यानी इंडिया के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। कहीं भी वैश्विक संगठन में जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, और यह हमारे राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में बाहर जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार जो राष्ट्रपति जी देश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी प्रकार राज्य को रिप्रेजेंट करने का कार्य हमारे राज्यपाल एवं गवर्नर किया करते हैं। आगे देखते हैं कि गवर्नर की नियुक्तियाँ कैसे होती हैं। गवर्नर की नियुक्ति के बारे में सारे प्रावधान यहाँ पर दिए गए हैं, आपको अच्छे से समझना है ताकि इससे संबंधित जैसे ही प्रश्न आते हैं तो आप यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। सीधे तौर पर आप एक बात को समझिए, जिस प्रकार की बात यदि हम केंद्र के स्तर पर जो एग्ज़ाम्स देते हैं तो उसमें राष्ट्रपति के बारे में पूछ ली जाती है, और राज्य सेवा परीक्षा में हम बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में तो पूछा ही जाता है, साथ ही राज्यपालों के बारे में भी आपसे जानकारी ले ली जाती है। तो आप यदि केंद्र और राज्य से संबंधित परीक्षाओं की बात कर रहे हैं तो इस प्रकार की जानकारी यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा डिफरेंस भी पूछे जाते हैं। कई प्रश्नों में इस प्रकार के डिफरेंस पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यों की जो भी जानकारी होगी उसको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, और मल्टीपल चॉइस
के जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि यूपीएससी में आते हैं, यूपीपीसीएस में आते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी यहाँ से आ जाते हैं। और एग्जामिनर का कोई भरोसा थोड़ी होता है, आपको सारी चीज़ों को, सारे डायमेंशन को आपको याद रखना है। गवर्नर को केंद्र सरकार का एजेंट कहा जाता है। अब हम देखें तो नियुक्ति के संबंध से एजेंट का क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझना चाहिए इसकी नियुक्ति किसके हाथ में होती है, राष्ट्रपति जी के हाथ में होती है, और साथ ही केंद्र की जो कैबिनेट होती है उसके हाथ में होती है। और कैबिनेट का अध्यक्ष कौन होता है, पीएम होता है। अब सत्ताधारी सरकार जो की होती है वह केंद्र में जाकर बैठती है, तो उसके द्वारा निर्णय लिए हुए गवर्नर यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं। और अपने गवर्नर का कार्य क्या होता है कि राज्य से संबंधित जानकारियों को केंद्र तक पहुँचाना। तो इस प्रकार की बात यहाँ पर की जाती है कि जो मध्यस्थता कराने का केंद्र और राज्य के बीच जो कि लिंक का कार्य जो करता है वह गवर्नर करता है, तो इसको एजेंट कहा जाता है। मान लो आप किसी भी बाइक को खरीद रहे हैं या किसी भी प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं, तो मध्यस्थता वाला कोई व्यक्ति होता है, उसे हम एजेंट कहते हैं, या स्पष्ट रूप से उसको दलाल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको इस परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार की बातों को नहीं सोचना है। इस प्रकार के जो कार्य मध्यस्थता के कार्य करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है, तो इसके लिए एजेंट कहा जाता है। गवर्नर की शक्तियों से संबंधित 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया। अब हम देख सकते हैं कि गवर्नर की जो नियुक्ति है और इसकी नियुक्ति के साथ ही हम देख सकते हैं कि इसमें जो परिवर्तन किया गया, यानी जो इसकी जो शक्तियाँ होती हैं वह एक राज्य तक सीमित होती थी। 1956 के पहले की बात करें तो 1956 में जो 7वां संविधान संशोधन निकल कर आया, इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि जो राज्य का गवर्नर होता है वह 2 राज्यों का गवर्नर भी हो सकता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि इस प्रकार की बात क्यों की गई, 2 राज्य हैं तो उसके लिए 2 गवर्नर बना देते, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर समझना चाहिए जो कि 1956 का समय चल रहा है, ये इस समय पर पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। यानी पुनर्गठन आयोग क्या कर रहा था, राज्यों को भाषाई आधार पर बांट रहा था। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना यहाँ से भाषाई आधार पर अलग होते हैं, तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि इन राज्यों की व्यवस्था चलाने के लिए यहाँ पर जो भी विवाद हो रहे हैं, हर बात को स्पष्ट रूप से समझने के लिए केंद्र द्वारा यहाँ पर एक ही प्रकार के गवर्नर को रखना था, और एक ही प्रकार के गवर्नर को 2 राज्यों में रखना यह संवैधानिक प्रावधान के अनुसार था नहीं। तो यहाँ पर संविधान में संशोधन किया गया तथा 2 राज्यों का एक गवर्नर हो सकता है, इस प्रकार के प्रावधान यहाँ पर रखे गए। गवर्नर ना तो सीधे जनता द्वारा चुना जाता है, इसकी नियुक्ति के विषय में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप जो राष्ट्रपति की जो चुनाव की बात करते हैं उसे अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए गवर्नर को ना तो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और ना ही सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है। इसकी नियुक्ति होती है 2 लोगों के द्वारा। यहाँ पर हमें समझना चाहिए, यहाँ पर होते हैं राष्ट्रपति जी और कैबिनेट मंत्री, जो कि राज्य केंद्र की कैबिनेट होती है और राष्ट्रपति जी होते हैं, तो इनके माध्यम से इसकी नियुक्ति की जाती है। इसको सीधे तौर पर नामित कर लिया जाता है। गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन अब इसमें साथ में कैबिनेट मंत्रियों की सलाह लेनी पड़ती है। यानी कैबिनेट मंत्री का जो मंत्रियों का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं केंद्र सरकार इसमें ज़्यादा प्रेजेंस रखती है। गवर्नर व राज्यपाल के बारे में और अधिक जानकारियों को प्राप्त करें तो 1979 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो बार बार यहाँ पर बोला जाता था कि राज्यों का एजेंट के रूप में कार्य करता है, मध्यस्थता कराने का बात यहाँ पर की जाती है। राज्यपालों को इस प्रकार से ये नहीं होता है कि कोई अगली मध्यस्थता कराने वाला व्यक्ति होता है और सब लोग उसके बारे में जान जाते हैं, तो उसकी थोड़ी सी क्या खींचने लगते हैं और वो बोलते हैं कि यह एजेंट है, ये है, वो है। तो इस प्रकार की बातें इस क्षेत्र में ना हो, इसके विषय में ना हो, ये चूँकि यह एक संवैधानिक पद है, इसलिए यहाँ पर 1979 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोला गया कि गवर्नर स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, यह केंद्र सरकार का कोई एजेंट नहीं है, यह राज्य के लिए उसी प्रकार महत्व रखता है जिस प्रकार की केंद्र के लिए राष्ट्रपति जी। तो यहाँ पर इन्होंने इस प्रकार गरिमापूर्ण इनकी जो स्थिति है उनको बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा यहाँ पर बयान दिया गया। अब हम देख सकते हैं गवर्नर के बारे में
कि गवर्नर की जो शक्तियां होती हैं तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जब संविधान को ड्राफ्ट किया जा रहा था तो इनकी नियुक्ति के विषय में एक बात बोली गई कि इनकी नियुक्ति इनके द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार अमेरिका में जनता द्वारा सीधे तौर पर गवर्नर को चुना जाता है तो उसी प्रकार भारत में भी गवर्नर को चुना जाना चाहिए। अतः जैसे ही उनके द्वारा इस प्रकार की बातें की गई तो यहाँ से बहस होने लगी और बहस में बहुत सारी बातें निकल कर आई, जिससे स्पष्ट हो गया कि गवर्नर का प्रत्यक्ष चुनाव कराना कोई भी सही निर्णय नहीं है। अतः इसको संविधान सभा द्वारा नकार दिया गया। अब कौन कौन सी ऐसी जो बातें थी जो इसके ये संविधान सभा द्वारा इसके पक्ष में बोली गई थी कि इनका प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात, राजनीतिक पार्टियों में विवाद होगा। यदि अलग अलग पार्टी से निकलकर यहाँ पर गवर्नर आएंगे तो यहाँ पर पार्टियों में विवाद होगा। और राज्यपाल का अलगाव राष्ट्र हित में होगा। यानी हम देख सकते हैं कि किसी भी स्थिति में यदि इसका चुनाव होता है तो हम देख सकते हैं कि राज्य में किसी पार्टी से निकलकर हमारा मुख्यमंत्री आता है और किसी पार्टी से निकलकर हमारा राज्यपाल आता है तो यहाँ पर अलगाव की स्थिति राष्ट्र हित में सही नहीं होगी। अपने आप को बांटने का प्रयास किया जाएगा। वहीं एक बात यह भी होती है, जिस पार्टी का यहाँ पर मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, और वहीं पर उसी पार्टी का गवर्नर निकाल कर आ जाता है तो यहाँ पर क्या होगा कि इन दोनों की साठगांठ हो जाएगी और इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि राज्य अपने आप से अलग होने का प्रयास करेगा। अब संघवाद का ढांचा प्रभावित इस प्रकार से होगा, चूँकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो संघ को बनाए रखने का कार्य, इंटरलिंक का कार्य, एजेंट का कार्य जो गवर्नर कर रहे हैं, वही गवर्नर केंद्र के विपक्ष में भी जा सकते हैं। जो पार्टी केंद्र में होगी उसके विपक्ष में जो पार्टी होगी उससे अगर निकलकर हमारा जो राज्यपाल आने लगेगा तो यहाँ से संघवाद का ढांचा भी प्रभावित होगा। चुनी हुई सरकार द्वारा विपक्ष के गवर्नर आने के कारण राज्य में भी विवाद हो सकता है। यानी एक ओर तो चुनी हुई सरकार है और दूसरी ओर यदि गवर्नर किसी दूसरी पार्टी से निकल कर आता है तो भी विवाद का रीजन बना होता है। आज भी हम देख सकते हैं कि इस प्रकार की यहाँ पर बातें की जाती हैं कि जिसमें किसी विपक्ष की पार्टी की जब सरकार होती है तो वहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा अपना गवर्नर बैठा दिया जाता है और यहाँ से विवाद निकल कर आने लगते हैं। दिल्ली के विषय में आपने इस प्रकार की बात सुनी होगी। चलिए आगे देखते हैं। गवर्नर का मॉडल। अमेरिका में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा गवर्नर चुने जाते हैं। तो हमने देखा सबसे पहले हम क्या फॉलो कर रहे थे, हम ब्रिटेन के या फिर अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को समझने का प्रयास कर रहे थे और ज़्यादातर प्रावधान हमने यहाँ से लिए हुए थे। और गवर्नर को चुनने की बात जब आई तो हम लोगों ने पहले अमेरिका के मॉडल को देखा। तो अमेरिका में क्या होता था कि जो गवर्नर का चुनाव है सीधे तौर पर जनता द्वारा किया जाता था और संविधान सभा द्वारा जो बातें की गई वह आपने यहाँ पर देखी होगी कि किस प्रकार की बातें करके इस विषय को नकार दिया गया कि अमेरिका के अनुसार हमें अपने गवर्नर को नहीं चुनना है। इसके पलट में हमने देखा कि कनाडा के संविधान में हमारे हिसाब से प्रावधान दिए गए हैं। कनाडा के संविधान में यहाँ पर जो गवर्नर होते हैं उनको नामित किया जाता है। तो इसी मॉडल को स्वीकारते हुए हम लोगों ने कनाडा का मॉडल यहाँ पर स्वीकार किया। गवर्नर के पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए वह यहाँ पर हम देख सकते हैं। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्य से अलग नहीं होना चाहिए, राज्य से अलग होना चाहिए ताकि स्थानीय राजनीति से अलग रहे। यानी यहाँ से यह बात स्पष्ट होती है कि आप सोचने लगें कि राज्य से अलग होना चाहिए, राज्य का व्यक्ति नहीं। और एक और तो ये कहा जाता है कि राज्य का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ सकता है, तो यह उसके ह्यूमन राइट का वॉलेशन नहीं होगा। नहीं, यह वॉलेशन नहीं होता है। यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति तो लड़ सकता है लेकिन वह किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होना चाहिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी का नहीं होना चाहिए, और यदि है तो उसको वहाँ से इस्तीफा देना होगा और स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में वह गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। गवर्नर के कार्य यहाँ पर समझ सकते हैं कि सबसे पहला कार्य तो यह है कि यह किसी राज्य का गवर्नर हो सकता है। यदि दो राज्यों का यदि सरकार बनाना चाहे तो वह इसको 2 राज्यों का गवर्नर भी बना सकते हैं। यह राज्य भवन में बिना किसी शुल्क के रह सकता है। जिस प्रकार की राष्ट्रपति के बारे में हमने देखा कि राष्ट्रपति बिना किसी शुल्क के राष्ट्रपति भवन में रह सकते हैं, उसी प्रकार राजभवन में राज्यपाल भी रह सकते हैं। उसके लिए इनके लिए किसी भी प्रकार की शुल्क नहीं देनी पड़ती।
गवर्नर का वेतन एवं भत्ता कहाँ से लिया जाता है, तो इसका इनका जो वेतन एवं भत्ते की बात होती है वह संसद द्वारा जारी किए जाते हैं। किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ऐसा कोई पद जो इनके द्वारा पहले से ज्वाइन किया हुआ हो उससे इसको इस्तीफा देना पड़ता है। यानी वर्तमान में राज्यपाल के पद पर रहते हुए यह किसी भी पद पर ना हो, इस प्रकार की बात भी यहाँ पर की जाती है। शपथ की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति का सपना होता है कि वह किसी संवैधानिक पद पर बैठे और इस प्रकार की शपथ ले। तो आज मैं थोड़ी सी बात यह बताऊंगा कि जब भी शपथ ली जाती है तो इस प्रकार से शपथ ली जाती है। मैं पद पर रहते हुए निष्ठापूर्ण तरीके से अपने कार्यों का निर्वहन करूंगा। मैं संविधान को संरक्षित, सुरक्षित एवं रक्षा करने के लिए तत्पर रहूंगा। मैं स्वयं से पहले राज्य के लोगों के विश्वास करने के लिए कार्य करूंगा, लोगों के जो विश्वास है उनसे संबंधित कार्य करूंगा। तो इस प्रकार की शपथ यहाँ पर दिलाई जाती है। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। और केंद्र में हम इसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता था, वो CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती थी। अब हम राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखें तो राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, राज्य का जो कोर्ट होता है उसके मुख्य न्यायाधीश द्वारा यहाँ पर इनको शपथ दिलाई जाती है। यदि राज्य के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो राज्य के अन्य सीनियर यानी जो उच्च न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा शपथ दिलाई जा सकती है। गवर्नर का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति जब तक चाहे गवर्नर को सेवा में रख सकते हैं। यह अपना पद त्यागपत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। आगे देखते हैं। चलिए, जानकारी पूरी हुई और हमने समझने का प्रयास किया हमारे राज्यपाल जी के बारे में क्या क्या प्रावधान हमारे संविधान में दिए गए हैं। आवश्यक जानकारियों के नोट्स बनाएं और साथ ही आप इस प्रकार के अध्ययन करने के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से, और ऐसे बच्चों तक व्याख्यान को पहुंचाने का प्रयास करें जो इस प्रकार की शिक्षा लेना चाहते हैं। आपकी पॉलिटी सारी कवर करा चुके हैं और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो हिस्ट्री आपकी कवर हो चुकी है और पॉलिटी का अध्ययन हम जारी रखे हुए हैं। इसमें हमने बहुत से पार्ट समझने का प्रयास किया। इसमें हमने मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य से संबंधित जानकारियां और इसके बाद केंद्र और राज्य के बारे में अब हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जानकारियों के लिए आप ऐसे बच्चों तक पहुंचाएं जो इस प्रकार की शिक्षा लेना चाहते हैं और सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं। तो इस प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें, पढ़ते रहें, खुश रहें और जय हिंद, भारत माता की जय।